जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो राष्ट्रकूट वंश रहा वह 7वीं से 9वीं शताब्दी कभी 7वीं से 9वीं शताब्दी तक यह रहा। कहा जाता है कि इसने कीर्तिवर्मन इस वंश की जब संस्थापक हुई तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को हटाकर दंती दुर्ग ने इस वंश की नींव रखी। किसने? दंती दुर्ग ने। पहले संस्थापक कौन माने जाते हैं इस वंश के? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इन्होंने की कीर्तिवर्मन, किसकी? कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी। इनको मार दिया था। किसने? दंती दुर्ग ने। और अपनी नींव रखी। ये कौन था? जैसे कि हमें आपको चालुक्य क्लास में बताया, यह चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या कर देती और उसके स्थान पे राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। इस वंश की नींव रखी गई। कहा जाता है कि यह उनके यहाँ जो दंती दुर्ग था उनके यहाँ सामंत रूपी कार्य कर रहा था, मतलब सामंताई के हिसाब से। और इतना हैवी, मतलब इतना पावरफुल सामंत था कि राजा की बिना आज्ञा के यह कोई भी निर्णय ले सकता था उस समय। तो राजा के दूसरे बात देखें तो जो दंती दुर्ग था इसके ही पास पूरी शक्तियां आई थी और यह इसने सोचा कि क्यों इसको उनको पावर दे। तो इसने कीर्तिवर्मन की हत्या कर देती है और खुद शासक बन जाता है और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखता है। इन्होंने अपनी राजधानी मालखंड को बनाया। किसको? मालखंड को। राजधानी क्या बनाई? मालखंड को, जिसे हम लोग मानखेड़ के नाम से जानते हैं। मालखंड को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तथा इन्होंने कई उपाधि धारण की। कई उपाधियां धारण की, जिसमें से महाराज धीराज उस समय की जो फेमस उपाधि थी, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टा। इस प्रकार की उन्होंने उपाधि धारण की। सॉरी, इस प्रकार की उपाधि इन्होंने धारण की। और इसके बाद अगर दूसरा शासक हमें देखें तो इसके बाद हमें दूसरा शासक कृष्ण देखने को मिलता है। कौन सा? कृष्ण दूसरे नंबर का हमें शासक इस वंश में देखने को मिलता है। इसने ही महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम लोग एरोला का कृष्ण मंदिर के नाम से जानते, कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। एलोरा, कैलाश मंदिर। इसका इसने इसी के समय निर्माण हुआ। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसके बाद हमें अगला शासक ध्रुव देखने को मिलता है। कौन सा अगला शासक? ध्रुव। ध्रुव ने क्या विशेषताएं थी? ध्रुव ने कन्नौज हथियाने के चक्कर में जो त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था उसमें एक कूद गया था। कौन? ध्रुव। और कहा जाता है कि यह युद्ध लगभग 100 वर्षों तक चला कन्नौज के लिए। लेकिन सबसे अधिक जीत इनकी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा पराजित देखें तो पाल वंश हुआ। कौन सा? पाल वंश हुआ। इसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इस वंश में अमोघ वर्ष। ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बारे में अगर हम लोग पढ़ें
तो यह सबसे विद्वान इस वंश का शासक माना जाता था। इसको कहा जाता है कि उस समय बहुत सारी लिपियों का ज्ञान था, अमोघ वर्ष के बारे में, और सबसे पढ़ा लिखा था। तथा इनके दरबार में कवि मार्ग नामक एक पुस्तक भी लिखी गई इसी के समय। कवि मार्ग, कौन सी पुस्तक? कवि मार्ग, जिसे जीन सेन के द्वारा लिखी गई थी, जो एक जैन धर्म के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जीन सेन ने कवि मार्ग पुस्तक लिखी, इनके दरबार में वो रहते थे। तथा इनके दरबार में 3 विद्वान और रहते थे, जिन्हें हम लोग पन्नपुन रन के नाम से जानते हैं। पन्नपुन रन। तो जो दरबार में इतने सारे विद्वान रहते थे, वह शासक कमजोर कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक शक्ति थी उनके पास, विद्वान है तो वैज्ञानिक विचार थे, शिक्षा का कोई अभाव नहीं था। अमोघ वर्ष, खुद एक पढ़ा लिखा नेता, पढ़ा लिखा शासक था, आज के नेताओं के जैसे नहीं। उस समय वह पढ़ने में और विद्वानों में देख सकते हैं, इसने जैन धर्म के विद्वान भी रखे अपने दरबार। पन्नपुन रन जैसे विद्वान रखे। कहीं ना कहीं इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की एक पहल की, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने पुण्य शांति पुराण की स्थापना की या लिखा, किन्ने? पुण्य ने। इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती। इसके बाद हमें शासक मिलता है इंद्र तृतीय। कौन सा? इंद्र तृतीय। इसी के समय, इंद्र तृतीय की समय अल मसूदी आया था। अल मसूदी जो अरब यात्री था और जिसने पहली बार मानसून के बारे में हमें जानकारी दी। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बारे में, कृष्ण तृतीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसने जो चोल शासक था पराकांत, उसको पराजित किया था। कौन? पराकांत को इसने पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद सबसे अंतिम शासक हमें जो देखने को मिला, उसने ही सबसे ज्यादा इतिहास बदलने का काम किया। इतिहास बदलने का काम किया, जिसको हम लोग कर्क के नाम से जानते हैं। कर्क द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि तैलव ने, किसने? तैलव ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? कर्क। तैलव ने हत्या कर दी और चालुक वंश की पुनः नींव रखी गई। कहा जाता है कि तैलव दंतिदुर्ग ने पूरे ही जो वंश था, चालुक वंश था, उसको पूरा सफा नहीं किया और लगभग 200 वर्षों के बाद वही प्रक्रिया फिर अपनाई जाती है कि चालुक फिर से शासन में आ जाते हैं। इस प्रकार हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है पाल वंश। कौन सा? पाल वंश। इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यह वंश 7वीं सदी से लेके 11वीं सदी तक शासनकाल में रहा। कौन सी? 7वीं से 11वीं सदी तक यह शासनकाल करता रहा। इस समय तक ये उपस्थित रहा। कहा जाता है कि यह जो वंश था वह बौद्ध धर्म की एक शाखा, ब्रजयान शाखा से जुड़ा हुआ था। मतलब
यह लोग जितने भी थे यह बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते, बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। और हम इन धर्म की बात करें राष्ट्रकूटों की, तो यह शिव उपासक माने जाते हैं। तभी तो यह इनकी में देखें तो एलोरा का कृष्ण कैलाश मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। पन्नपुर रन जैसे विद्वान रहे, पुराणों का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं यह वंश हमें देखने को मिलता है। जो इनका शासनकाल रहा वह हमें देखने को मिलता है बंगाल और बिहार के पास। इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है कहाँ? बिहार और बंगाल की साइड। इन एरियाओं में हमें इनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। कहाँ? राजधानी क्या? मुंगेर को बनाया। और जो इनके प्रथम संस्थापक रहे इस वंश के, गोपाल, इस वंश के संस्थापक कौन? गोपाल रहे। इन्होंने ही बिहार शरीफ में विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जिसे हम लोग ओदंतपुरी, कौन सा? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है, गोपाल की। इस प्रकार की हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला शासक देखें तो धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विकास अगर हमें देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा बिखराव भी देखने को मिलता है, तो इसी के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसने ही कन्नौज अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में खूंद गया था। त्रिपक्षीय युद्ध में यह खूंद गया था, जो 100 वर्षों तक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के अधिकार के लिए चला। और इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। कौन से? विक्रमशिला। विश्वविद्यालय की नींव रखी। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम देखें तो इसके बाद अगला शासक हमें देखने को मिलता है देवपाल। कौन सा? देवपाल। देवपाल के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं कि अरबी यात्री सुलेमान, इसकी राजधानी मुंगेर आया था इसी के समय। कौन? अरबी यात्री। अरबी यात्री सुलेमान इसी के समय भारत की आया था। इसके बाद अगला शासक हमें देखने को मिलता है महीपाल इस वंश का। कौन? महीपाल। महीपाल के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो महीपाल के बारे में कहा जाता है कि यह द्वितीय संस्थापक रहा। कौन सा? द्वितीय संस्थापक, सेकंड संस्थापक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम देखें तो यह लोग धर्मपाल और रहे देवपाल, यह कन्नौज के युद्ध में भी दे रहे हैं कि मुझे कन्नौज किसी भी प्रकार से प्राप्त करना है। क्या? कन्नौज प्राप्त करना है। और जब कन्नौज का युद्ध समाप्त होता है तो ना घर में पैसे थे उस समय मुंगेर में, ना कोई वाणिज्य व्यवस्था थी, ना कुछ था। तो सुचारू रूप से प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था इसने ही प्रारंभ की। इसलिए इसको महीपाल को द्वितीय संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है कि इसने पुनः सबको संगठित किया, सबको जोड़ा और सुचारू रूप से प्रारंभ किया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। और जानकारी मिलती है कि जो इसने बौद्ध प्रचार किया,
इसके समय बौद्ध प्रचार भी हुआ। तो दीपकर इनके नेतृत्व में बौद्ध प्रचार भी इसके समय हुआ। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होते हैं। इसी के समय राजन चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद इसके बाद अगला शासक हमें मदन पाल देखने को मिलता है। मदन पाल के बारे में देखें तो मदन पाल की जैसी ही मृत्यु होती है तो इस वंश का बिखराव पूर्ण रूप से हो जाता है और बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश की उत्पत्ति हो जाती है। कौन वंश की? पाल वंश की है ना। सेन वंश। सेन वंश आ जाता है। इस प्रकार हमें इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अगर देखें तो हमें पाल वंश को अगर देखें तो देखो, गोपाल ने हमारे लिए एक विश्वविद्यालय ए दिया, धर्मपाल ने हमें एक विश्वविद्यालय ए दिया। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग पढ़ने लिखने से कितने आगे थे, कितने विश्वविद्यालय की नींव रख के गए, और जो आज भी सुचारू रूप से हमें देखने को प्राप्त होता है बिहार में। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कल हम लोग सैन वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश और जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज सारसो की जो पुस्तक से जो यज्ञ की अफवाह फैलाई गई, हम कल उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कैसे यज्ञ से कैसे वंशों का उत्पन्न होता है, कैसे चौहान, प्रतिहार, गुर्जर, परमाल वंश का उदय होता है। जितने भी वंश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उत्पन्न होती है और कैसी भ्रांति हमारे बीच में रखी गई। आज के लिए इतना ही। जय।